अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। राबिया का जहन इस घने जंगल की तरह था जिसमें वहशी आंधियों का शोर होता है। वो कराची से लाहौर आई थी। ये आना इरादी था। अम्मी और अब्बू की बातों ने इसके कुआरे मन के कई पट खोल दिए थे। वो यहाँ अपने तखय्युल का परतू देखने आई थी। अपने ख्वाबों के हुस्न की तलाश में यहाँ आ गई थी। इस गंभीर आवाज को सुनने आई थी जो इसके जहन में एक अरसे से सरगोशियां कर रही थी। इन भारी हाथों से छू जाने को मचली थी। हसन का लम्स इसके जहन में गुदगुदी पैदा किया करता था। इन मर्दाना बाजुओं की कुव्वत आजमाने आई थी जिनकी लपेट में इसका वजूद ख्याली दुनिया में कई बार आ चुका था। इस वजह पेकर को देखने आई थी जो मस्ती भरे अंदाज में तखय्युल की दुनिया में इससे छेड़छाड़ करने का आदी था। हसन को पहली नजर इसने गाड़ी की खिड़की से देखा था। गाड़ी जो जो लाहौर के करीब आ रही थी इसके दिल की धक धक में इजाफा हो रहा था। इसकी हालत इस तालिब इल्म सी थी जो पास और फेल होने के बैन बैन पर्चे करके नतीजा सुनने को खड़ा हो। हसन को वो आज पहली बार तो देखने वाली नहीं थी। हाँ, जिस नजर से देखना था वो यकीनन पहली थी। इसने हसन को देखा, एक लम्हा को देखा, लेकिन इस लम्हे ने इस कैफ सरूर की एक दुनिया बख्श दी। से यूं लगा जैसे इसे दामन की वसतों से कहीं बढ़कर मिल गया है। इसकी खुशियों की इंतहा न रही। रात इसके ख्वाबों में कौस व कज़ा के रंग बिखरे थे। सुबह नाश्ते की मेज पर हसन से सामना हुआ। खुदा जाने क्यों वो चाहने के बावजूद इससे एक बात भी न कर सकी। हसन कुछ उलझा उलझा बैठा था। चेहरे पर तफक्कुर और मायूसी की हल्की सी तह थी। राबिया को हसन के हुस्न का ये अंदाज बेतरह भाया। दर्दीदा नजरों से इसकी तरफ कई बार देखा। फिर सारा दिन वो खुशी खुशी घर में घूमती फिरी। अम्मा और सुल्ताना तो खुदा जाने किस किस जमाने की बातों के पलंदे खोल बैठी थी। नासिर और राशिद भी बाहर गए हुए थे। राबिया मुतरन्नम नगमे की तरह गुनगुना रही थी। वो ड्राइंग रूम में गई। हसन की तस्वीर इतने नदीदेपन से देखती रही कि खुद शर्मसार भी हो गई। बेकार वक्त गुजारना मुश्किल सा। अम्मा से पता चला था कि हसन 2-2:30 बजे घर आएगा। राबिया ने ड्राइंग रूम की तरतीब बदलने का सोचा। अम्मा नए जमाने की ना थी और हसन मर्द था। घर में जो भी सामान था ठूसा पड़ा था। राबिया ने बैठक को नफासे से सजाने का सोचा। वो बाहर आई। धूप की जद में चारपाई पर भारी भरकम गोरी चिट्टी अम्मा बैठी शलजम काट रही थी। करीबी दूसरी चारपाई पर सुल्ताना लेटी थी। चारपाई पर काले खानों वाला खेस पड़ा हुआ था। तकिए के करीब सुल्ताना की सलाइयां और ऊन पड़ी थी। पुप्पो जान, राबिया ने मोहब्बत से पुकारा। जी बेटा, जवाब में इसी मोहब्बत से मिला। आपकी मुलाजमा कहाँ है? बावर्ची खाने में खाना बना रही है। हाँ, कुछ कर रही होगी। क्यों? दूसरी औरत भी तो थी। क्या काम है? राबी सुल्ताना ने पूछा। कुछ है ना? राबिया मुस्कुराई। वैसे मुस्कुरा तो इसका अंग रहा था। फिर भी अम्मी, पुप्पो जान की बैठक ठीक करना है। राबिया हंस पड़ी। मुझसे सोफे अकेले हटाए नहीं जाते जरा। ये है बेटी। अम्मा का हाथ शलजम छीलते रुक गया। तुम आराम करो, रहने दो बैठक को ऐसे ही। नहीं पुप्पो, मैं इसे आज ठीक करूंगी। हर चीज है, सजा कर रखूंगी। आप जरा मुलाजमा को थोड़ी देर के लिए बुला दें। अम्मा प्यार से मना करते रहे। करने दो आपा, घर भी इसी का यही काम है। निचला तो बैठा नहीं जाता। अच्छा है अकेले बैठे, बोर हो जाएगी। सुल्ताना ने फखर से कहा, मैंने तो बेटी को हर काम की आदत डाली है। सुई सिलाई, खाना पकाना, घर आरास्ता करना, हर काम जानती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा ने नजरों ही नजरों में राबिया की बलाएं ले डाली। अम्मा ने ताजा को बुलवा भेजा। राबिया इससे साथ लेकर बैठ में जा घुसी और 2 घंटे बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो कमरे की सजदज ही निराली थी। हर चीज नफासत का निशान दिखाई दे रही थी।
फालतू सामान रबिया ने ऊपर वाले खाली कमरे में भिजवा दिया, सोफों की जगह बदल दी, तस्वीरों की तरतीब मुख्तलिफ थी, किताबों वालों शीशे की खूबसूरत अलमारी का रुख बदला, आराइश की चीजों की भरमार थी। इसने चंद नफीस चीजें रखकर बाकी सब उठवा ली थी। एक कोने में पड़े गुलदान में सूखी टहनियों पर फूल इस तरह लगाए थे कि कमरे में दाखिल होते ही नजर इन पर पड़ती और शादा लूटती। अम्मा ने राबिया का माथा चूमकर दाद दी। सुल्ताना जिस मकसद के लिए आई थी वो पहले ही मरले में कामयाबी से हमकिनार होता नजर आ गया। शाम हसन के साथ अम्मा ने राबिया के कामों की तारीफ शुरू कर दी। हसन ने किसी खुशी की दाद का इजहार नहीं किया। वो ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही तब्दीली का खुशगवार तासुर इसने दिली तौर पर कबूल किया था, लेकिन राबिया को अपने से दूर रखने और खुद राबिया से दूर रहने का मुसम्मम इरादा कर चुका था। इसकी तारीफ और तौसीफ क्यों कर करता, वो तो कुर्बत की बड़ी मजबूत कड़ी होती है। शाम वो नासिर और राशिद को बाहर ले गया। राबिया ने इस बात को बुरी तरह महसूस किया, हसन ने इसे एक बार भी साथ चलने को नहीं कहा था। पूरी शाम इसने कमरे में अकेले बोर होते हुए गुजार दी थी। रात वो फिल्म का आखिरी शो देखकर आए। सुल्ताना सो चुकी थी लेकिन राबिया जाग रही थी। इसके सपनों का हसीन रंग उड़ा जा रहा था। हसन, नासिर, राशिद को बरकते ने खाना दिया था। खाना खाते तीनों की मसरूर आवाजें राबिया के कानों तक पहुंच रही थी। दुख का गहरा एहसास इसे बेचैन करने लगा। दिन हसन ने घर से बाहर गुजारा। रात गए वो घर लौटा, दफ्तर का काम कह दिया, लेकिन ये फरार का महज एक बहाना था। राबिया ने इस घर से गैर जरूरी शिद्दत से महसूस की। फिर दूसरे दिन भी हसन सुबह सुबह घर से निकल गया। दफ्तर का ड्राइवर इसने गाड़ी के साथ घर भेज दिया ताकि मेहमानों को शहर घुमा लाए। आज का दिन कौम के लिए बड़ा अहम था। बाबाए मिल्लत हजरत कायदे आजम का यौम पैदाइश था। शहर में बड़ी गहमा गहमी थी, जुलूस थे, लोग अपने कायद को खिराज अकीदत पेश करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसकी तकरीब की खुशी में जगह जगह पार्टियां दी जा रही थी, दुकानें सजाई गई, चरागा करने का एहतमाम हो रहा था, सरकारी इमारतों पर हिलाली परचम लहराए गए। हसन घर से मसरूफियात के बहाने निकला था। नासिर ने भी इसके साथ जाना चाहा, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से इसे बहला गया। ये सारा दिन इसने हमीद के साथ गुजारा। नासिर, राशिद, सुल्ताना और अम्मा शाम गाड़ी पर शहर भर घूमते फिरे। राबिया ने खराबी तबीयत का बहाना कर दिया। किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त भी थी। इसकी तबीयत उलझन और पसमर्दगी का शिकार थी। इसने महसूस किया हसन इसका सामना करने से कतराता है। क्यों? इसका जवाब इससे नहीं मिल रहा था। क्या वो इतनी बुरी थी? क्या इसमें जरा भर कशिश न थी? कितनी कितनी देर वो आईने के सामने खड़ी इन सवालों के जवाब पूछा करती। इन सवालों का जवाब कभी नफी की सूरत में आईने से न मिलता, तो फिर क्यों वो इसे छुपता फिरता है? नासिर राशिद से इसके ताल्लुकात इतने दोस्ताना हो गए थे कि वो इसके कलमे पढ़ने लगे थे। अम्मी का दिल इसने अलग मोह लिया था। किस सादत मंदी से इनकी जरूरी और गैर जरूरी बातें सुनता रहता, लेकिन जहां वो इसके सामने आई इसने गायब हो जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस फरार की वजह क्या थी? इसे छिपने फिरने का इसरार किया था। लेकिन राबिया को कौन बताता है कि हसन इससे नहीं अपने आप से छुपता फिर रहा है। इस हसन से छुपता फिर रहा है जिसने बानों से टूट कर मोहब्बत की थी, मिटकर इश्क किया था, जो 5 साल से इसकी मुकद्दस याद और पाकीज़ा तस्वीर को सीने से लगाए जिंदगी की राहों पर गामजन था, जो पूरी नेक नियति और दिली खुलूस से बानों को अब भी शिद्दत से चाहे चला जा रहा था। लेकिन अब राबिया को कौन बताता कि वो क्या से क्या सोचने लगा है। राबिया खुद भी तो नातजुर्बेकार थी। इसे क्या पता कि हसन बरसाती नाला नहीं जो जरा सी बारिश से धुआंधार बहने लगेगा। वो तो सदियों का ठहरा हुआ पानी है। इसमें हलचल पैदा करने के लिए तो मुसलसल कंकर फेंकने की जरूरत है। दिन गुजर रहे थे। हसन की हालत रस्सा कशी के खेल में इस्तेमाल होने वाले इस रस्से की सी थी जिसे दूसरी टीमें पूरे जोर से अपनी तरफ खींच रही थी। रस्सा कभी एक तरफ चला जाता तो कभी दूसरी तरफ, और कोई वक्त ऐसा भी आता कि दोनों टीमों के बराबर जोर से रस्सा एक ही जगह तन सा जाता। इधर होता है ना उधर। तनाव का ये नुक्ता उरूज ही सबसे अहम होता है। यही वक्त होता है कि एक टीम की जर्रा भर कमजोरी दूसरी टीम की जीत बन जाती है। राबिया के आने से पहले वो रस्से का ऐसा सेहरा था जिसे बानो अपने लाफानी हाथों से खींचे चली जा रही थी। तनाव का सवाल ही न था, और अब तो इस खींचे चले जाने पर भी जमूत की ऐसी तय जम गई थी कि इसे एहसास ही न रहा था कि वो रस्से का ऐसा टुकड़ा है जिसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा बानो के हाथ में था जो माजी की तारीकियों में गुम होकर ठंडे अंधेरों के बावजूद एक हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन दूसरा सिरा भी तो था। इसे थामने को कोई हाथ भी बढ़ सकता था। इन 5 सालों में कई हाथ इस तरफ बढ़े भी थे, लेकिन इसे इतना शऊर जरूर रहा था
کہ بڑھتے ہاتھوں اور رسے کے سرے کے درمیان ایک حد فاصل ضرور رکھی، لیکن اب رابعہ کے آ جانے کے بعد اسے یہ حد فاصل کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ رابعہ نے رسے کا دوسرا سرا مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ کھینچا تانی شروع کی تھی اور اتنے دنوں کی کھینچا تانی کے بعد تناؤ کا مرحلہ آ چکا تھا۔ ذرا اسے جھٹکی کی ضرورت ہی تو تھی۔ آخر یہ جھٹکا لگ ہی گیا۔ حسن غسل خانے میں دیوار سے لگے چھوٹے سے بیضوی آئینے کے سامنے کھڑا شیپ بنا رہا تھا۔ آج وہ پھر اپنی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، پھر اس حسن کو دیکھ رہا تھا جو جوان تھا، خوبصورت تھا اور زندگی سے لپٹ جانے کا آرزومند تھا۔ آج اسے گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ بڑے اطمینان سے آنکھوں میں پیدا ہونے والے حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا تھا۔ امی، ساتھ والے کمرے سے رابعہ کی آواز آئی۔ حسن کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا۔ جی، یہ سلطانہ مومانی تھی۔ امی واپس چلیے۔ کہاں؟ کراچی؟ کیوں؟ بس پگلی؟ نہیں امی، واپس چلیے، آج ہی سیٹیں بک کروا دیں۔ یہ لڑکی باولی لڑکی ہے کیا؟ 4 دن میں تنگ آ گئی؟ بس آ گئی ہوں۔ حسن کا رزق چلتے چلتے رک گیا تھا۔ وہ ہم تنے گوش بنا ماں بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ رابعہ کی آواز کچلی کچلائی اور شکست خوردہ تھی۔ اس نے واپس چلنے کے اصرار ہی نہیں کیا بلکہ ضد کرنے لگی۔ سلطانہ مومانی پہلے تو ہنس کر پوچھتے نہیں، پھر ان کی آواز میں تلخی آ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے تجھے؟ کوئی غیروں کے ہاتھ تو نہیں آئی؟ غیروں کے ہاں ہی آئی ہوں۔ حسن کو یوں لگا جیسے رابعہ نے ماں سے نہیں اس سے کہا۔ بے وقوف، سلطانہ نے کہا، پھپھو سن لے تو انہیں کتنا برا لگے، بیچارے صدقے واری ہو جاتی ہیں تمہارے۔ میں کیا کروں؟ رابعہ نے بچوں کی طرح مچل کے کہا۔ سارا دن اکیلے بیٹھے بیٹھے جی بھی اکتا جاتا ہے، باہر گھومنے چلی جایا کر، بچے جاتے ہیں تو خود ہی نہیں جاتی۔ لے جاتا کون ہے؟ رابعہ کے آنسو حلق میں اتر گئے۔ سلطانہ ہنس پڑی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، عادتیں بچوں کی سی رہی تیری۔ تقریباً روز ناصر، راشد، حسن کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، تم بھی چلی جایا کرو۔ بس رہنے دے امی۔ یہ رابعہ کا چیخ نما احتجاج تھا۔ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں۔ اکیلے تو جانے سے رہی، جب سب جائیں گے تو تم بھی جاؤ گی۔ میرے تو خیال ہے چھٹیاں ختم ہوتے ہی ناصر اور راشد کو بھیج دوں گی اور تمہارے ساتھ خود 8-10 دن اور رک جاؤں گی۔ اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، جہاں آرا کی بیٹی کی شادی میں شریک ہوتے جائیں۔ آپ جتنا عرصہ دل چاہے رہیں، میں واپس جاؤں گی۔ تیری مرضی، لیکن جائے گی تو بھائیوں کے ساتھ ہی، اکیلے تو جانے سے رہی۔ رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر سے تو خود ہی باہر نہیں نکلتی۔ سلطانہ نے شاکی لہجہ اختیار کیا۔ چل تیار ہو، میں اور تیری پھپھو ماموں حامد کے یہاں جا رہے ہیں۔ سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ ان کی بیٹی بھی تمہارے برابر کی ہے۔ ناصر اور راشد تو آج صفیہ خالہ کے یہاں جا رہے ہیں۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اکیلے کیا کرے گی کمرے میں؟ پھر کہے گی وقت گزرتا نہیں۔ تیار ہو جا ہمارے ساتھ چلنے کو۔ میں نہیں جاؤں گی امی، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ تجھے کیا ہوا؟ ناصر سے لڑائی تو نہیں؟ یہ رونا کس بات پر آ گیا؟ رابعہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب دوسری طرف بالکل خاموشی تھی، لیکن حسن کے ذہن میں شور مچ رہا تھا۔ اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رابعہ نے ماں سے نہیں، خود اس کے نامعقول رویے پر احتجاج کیا ہو، اس کی سرد مہری کی شکایت کی ہو۔ رابعہ کی روندی ہوئی آواز اس کے سینے میں ہلچل مچا رہی تھی۔ جھٹکا لگ چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ رابعہ رسے کو اب بڑی آسانی سے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ ٹوٹی پر لگی بلیڈ کی کٹ سے رستا ہوا خون پہنچتا وہ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ اس کی حالت اس وقت زمین کی سی تھی جو بیک وقت محور کے گرد گھومتی ہے اور مدار پر بھی کھسکتی چلی جاتی ہے۔ مدار اور محور میں رابعہ کون تھی؟ بانو کون؟ یہ وہ ابھی تک فیصلہ نہ کر سکا۔ سینے میں ہونے والی کسک کو دبائے وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ آج بڑی بے ترتیبی سے ہوا۔ ناصر اور راشد کو جانے کی جلدی تھی۔ 2-4 لقمے توڑے اور اٹھ گئے۔ اماں نے آج قیمے کے قتل میں مہمانوں کے لیے بڑے شوق سے منگوائے تھے۔ حسن نے بھی کچھ خاص رغبت نہیں دکھائی، الجھا پریشان سے نظر آ رہا تھا۔ رابعہ الگ پس مردہ تھی، آنکھوں میں اب تک نمی تھی۔ یہ نمی حسن کے لیے قاتل بنی جا رہی تھی۔ اماں ہر ایک کو اصرار سے کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے کی فضا اتنی بوجھل تھی کہ زیادہ اصرار بھی مناسب معلوم نہ ہوتا تھا۔ حسن بیٹے، اماں نے اس کی میز سے اٹھتے ہی کہا۔ جی؟ حسن نے فرما برداری سے کہا۔ ہمیں ذرا حامد کے ہاں تو چھوڑاؤ۔ اماں بولی۔ تم بھی چلو گی رابعہ بیٹی؟ جی نہیں، اس کے سر میں واپسی کا سودا سمایا ہے آپا۔ سلطانہ نے بظاہر ہنس کر لیکن
दरे पर्दा खफी से बेटी को देखा जो मुंह बनाए सर झुकाए बैठी थी। क्यों? अम्मा एकदम बोली। यहाँ इनका दिल नहीं लगा अम्मा, हसन ने सुल्ताना के किसी जवाब से पहले कहा। राबिया ने नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन इसके चेहरे पर अफसरदगी और उलझाव इतने वाजे थे कि मजबूर होकर फिर सर झुका लिया। सैर को जाते हो तो इसे भी साथ ले जाया करो, सुल्ताना ने हंसते हुए बोली। घर पे अकेली बोर होती रहती है। हाँ हसन बेटे, तुम भी तो इसे घुमाने फिराने नहीं लेके गए। 2 दफा मेरे साथ बाहर गई है, जब से आई है घर में बैठी है मेरी बच्ची। हसन दीदा नजरों से राबिया के चेहरे के तासुरात देख रहा था, जो किसी तौर पर शगुफ्ता नहीं थे। सुल्ताना और अम्मा तैयार थी। हसन इन्हें 10 मिनट में इचरे मामू हामिद के हाथ छोड़ आया। मामू हामिद ने भी इसे रुकने को कहा, लेकिन इसे दफ्तर जाना था, जल्दी लौट गया। वो दफ्तर जाने के बजाय घर आ गया। राबिया एक बाजू पर इस्त्री किए हुए नारंगी कपड़े डाले और दूसरे हाथ में तौलिया शैम्पू लिए नहाने को गुस्ल खाने की तरफ जा रही थी। हसन को देखा और बेएतनाई से मुंह फेर लिया। इससे वो घबराहट छुपाना चाहती थी जो हसन के आ जाने से इस पर तारी हो गई थी। हसन अपने कमरे में जाने के बजाय इसकी तरफ बढ़ा, बिला तमीद बोला, आज शाम तैयार रहिएगा, मैं आपको घुमाने। जी शुक्रिया, वो खून ख्वार सी आवाज में पलट कर घर आई। मुझे कहीं नहीं जाना। तेज तेज कदम उठाती वो आगे बढ़ गई और तड़ाक से गुस्लखाने का दरवाजा बंद कर लिया। हसन वहीं खड़ा आग के इस शोले के मुतालिक सोचता रह गया, जिससे बचने के बावजूद लपक कर इसके दामन पकड़ लिया। बाज औकात यूं भी होता है, चोट आती है ना जख्म लगता है, फिर भी दर्द सा उठता है, कसक होती है, इस दर्द में शिद्दत ना हो, इस कसक में तंद्री भी शर्त नहीं, फिर भी यूं महसूस होता है जैसे सुकून के सीने में बेचैनी का नशर उतर रहा हो। करार आता है ना बेकरारी तस्लीम की जा सकती है, बस करार और बेकरारी की बैन बैन किसी पसमुर्दा सी कैफियत का एहसास होता रहता है। राबिया नहा धोकर गुस्ल खाने से बाहर आई तो इस कैफे से 2-4 थी। बरकत ने कुर्सी धूप में बिछा रखी थी। आज बड़ा निखरा हुआ दिन था, जर धूप बड़ी शगुफ्ता थी। राबिया बड़ा सा सफेद तौलिया पुष्ट पर डाले कुर्सी पर बैठ गई। इसके तराशे हुए बालों के सिरे से पानी के मोतियों से झिलमिला रहे थे। गुस्ल खाने की दीवार के साथ पड़ी बान की चारपाई पर बरकते ने बर्तन धोकर ओंदे डाल रखे थे। इसकी बहू ताजा सब्जी गोश्त टोकरी में लिए बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी। घर की पालतू बिल्ली चिचड़ों के लिए इसके पांव से लिपट रही थी। ताजा ने चिचड़े टोकरी से निकाले, बरामदी में रखी मट्टी की प्लेट में बिल्ली के सामने रख दिए। फर फर करती बिल्ली प्लेट पर झपट पड़ी। राबिया ने इसे छींचड़ों से निपटते कई लम्हे देखती रही। गो इसकी दाखिली सोच को इन खारजी अवामिल से कतई कोई निस्बत नहीं थे, ताहम वो इसे देखती जा रही थी। छोटी बीबी, राबिया ने गर्दन घुमाकर देखा। जमादारनी लंबे से बांस वाला झाड़ू लिए खड़ी थी। कमरों की सफाई के बाद अब सहन साफ करना है। कमरे कर लिए साफ? राबिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जी बीबी जी, सावले सी खड़ी बदन की तरहदार जमादारनी ने कहा। मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? बरकते को धोने के लिए दिए हैं, अम्मी के भी। जी, इनका जोड़ा भी। बरकते बरामदे से गुस्ल खाने की तरफ कपड़े उठाई जा रही थी। रंगदार कपड़े अलग धोना बरकते, राबिया ने कहा। बहुत अच्छा छोटी बीबी, बरकत ने जल्दी से कहा। इन दिनों वो इन मेहमानों का काम बड़ी तंदई से कर रही थी। जानती थी मोटी असामी है, जाते जाते इतनी बख्शिश जरूर दे जाएंगी कि गामी की साइकिल के लिए नए टायर खरीदे जा सकेंगे। राबिया के बाल सूख चुके थे। इसने तौलिया सहन में एक तरफ बंधी रस्सी पर डाल दिया, खुद दुपट्टा कंधे पर डाल दी, कमरे की तरफ चली गई। चाय आप भी पियेंगी छोटी बीबी? बावर्ची खाने की खिड़की से सर निकालकर ताजा ने पूछा। पिला दो। राबिया के अल्फाज पर गौर किए बोली। कमरे ही में ले आना। राबिया अपने कमरे में चली गई। बालों को ब्रश किया, हाथों पर लोशन लगाया। सर्दी की वजह से हाथ खुरदरे से हो रहे थे। कुछ देर बाद कमरों की चीजों को दुरुस्त करती रही। ताजा चाय दे गई। इसने गरम गरम चाय की प्याली घनी में जानी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद तबीयत की बेक खुली ना गई। नहाने से तबीयत शगुफ्ता हुई ना चाय पीने से। रिसाला मेज से उठाकर देखने लगी। बेकारी के इन दिनों में रिसाले के मजामीन, अफसानों, नज़मों के अलावा इश्तिहार तक पढ़ चुकी थी। रिसाला मेज पर फेंकते हुए इसने अखबार का सोचा। अखबार रोज हसन के कमरे से ले आती थी, फिर पढ़ने के बाद वो रखाया करती थी। अखबार लेने वो हसन के कमरे की तरफ चल दी और बेधड़क अंदर दाखिल हो गई, लेकिन मेज तक पहुंचने से पहले ही इसकी नजर दाएं हाथ पर बिछे पलंग पर पड़ी। ओह, घबराहट में इसके मुंह से निकला। आप? हसन पलंग से आड़ा लेटा था, इसके सर के नीचे दोनों हाथ रखे छत को देखते सोचों में गुम था। अचानक राबिया कमरे में आते देख कर उठ बैठा। जी, राबिया घबराई। और मैं अखबार लेने आई है? हसन ने मेज से अखबार समेटते पूछा। राबिया ने देखा
मेज पर इसकी चाय भरी प्याली पड़ी थी। चाय पर आने वाली झिल्ली बता रही थी कि प्याली छुए बगैर बड़ी देर से पड़ी है। इसने कतराई नजरों से अखबार की तरफ देखा। अखबार चाहिए? हसन अखबार लिए इसके करीब आ गया। जी। इसकी आवाज में बेएतनाई झलक रही थी। वक्ती घबराहट पर वो काबू पा चुकी थी। रेडियो आपके कमरे में पहुंचा दूं? हसन ने अखबार तय कर कर हाथ में पकड़ ली। क्यों? राबिया ने हैरानगी से कहा। आप अकेले में बोर होती रहती हैं। हसन ने गहरी गहरी आंखों से इसे देखा। कुछ वक्त तो अच्छा गुजरेगा। अखबार दे दीजिए। राबिया ने दुखी दुखी नजरों से इसकी तरफ देखा। ये दुखी नजरें शाकी की भी थी। राबिया? हसन की आवाज में शिकस्त थी। राबिया रुख फेर कर खड़ी हो गई। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? वो इसकी पुष्ट पर खड़े बोला। जी नहीं। राबिया ने पलट कर झिलाए बगैर लहजे में कहा। नाराजगी किस वास्ते से होती है? मेरा आपका क्या वास्ता? मेरा आपका कोई वास्ता ना सही। हसन की आवाज में दुख था, लेकिन माजरत खा हूं। आप हमारे मेहमान हैं, मुझे आपकी दिलचस्पी में ख्याल रखना चाहिए। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। राबिया ने मुंह फेर कर आनगी से कहा। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर झुकाए मुजरिमों भी ना खड़ा था। इसकी अब जरूरत नहीं, वो 3 दिन की बात है। बिन बुलाई आफतें चली जाएंगे। राबिया के लहजे में भला का तंज था। इसकी आवाज घुट गई, आंखों में नमी सी थी। हसन तड़प गया, बेख्तियार हो गया, बेकल हो गया, लेकिन पेशतर इसके कि वो कुछ कहता। राबिया तीर की सी तेजी से कमरे से निकल गई। हसन तय किया वह अखबार हाथ में पकड़े कमरे के वस में खड़ा रह गया। खुदा जाने वो कितनी देर इसी अंदाज में खड़ा ख्यालात के मद्दोजर में गुम रहा। बरकते चाय की खाली प्याली लेने कमरे में आई तो हसन को अपने आप का एहसास हुआ। साहब जी, चाय तो पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है, खास तौर पर बनवाई और पी भी नहीं। ताजा बना लाओ। तुम जाओ, हसन ने तहकुमाना अंदाज में कहा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरा परेशान और अफकार बहक रहे थे। बरकते के जाने के बाद वो बिस्तर पर गिर गया। वो किसी मखमसे में फंस गया था। निजात की सूरत ही नजर नहीं आती थी। तकिए में सर दिए वो यही सोच रहा था, ये इसकी खुली शिकस्त है। वो हार मान गया था। राबिया इसकी अधूरी जिंदगी की तकमील थी। राबिया भी मकनतीसी कशिश रखती थी, या वो ही लोहे का टुकड़ा था जो अपनी तरफ खिंच गया था? वो कुछ नहीं जानता था। अब उसे सिर्फ इतना एहसास था कि वो अपने जज्बों की वालहाना शिद्दत से राबिया को चाहने लगा है। दुख तो इसी बात का था, बानो के सिवा इसने किसी लड़की के मुतालिक सोचने का कभी वहम गुमान में भी ना सोचा था। लेकिन इसकी नेक नियति और खुलूस लर्जिश खा गए थे। राबिया के चंद दिनों की कुर्बत ये नौबत ले आई थी। चंद दिनों की कुर्बत का भी वो गलत सोच रहा था। और राबिया को पहली बार देखकर इसका ईमान मुतजल्लिल हो गया था। इतने दिनों से तो वो अपने आप को जबरन बानो से वाबस्ता रखने की कोशिश कर रहा था, महरूमियों को कफना रहा था, वरना वो जानता था इसकी हसरतें ख्वाहिशें चाहते तो राबिया को देखती जिंदा हो गई थी। वो सोच रहा था, सोचता चला गया। बानो और राबिया, राबिया और बानो। इससे अपना वजूद इस खते मुस्तकीम की तरह लग रहा था जो एक नुक्ते से शुरू होकर दूसरे नुक्ते पर खत्म हो जाता है। इसके वजूद की तकमील 2 नुक्तों के बगैर नहीं हो सकती। इसकी एक इब्तिदा और दूसरा इंतहा। बानो इसकी इब्तिदा थी हस्ती का और इदराक का और इश्क आगही इसने यहीं से पाई थी। राबिया इंतहा थी, यहाँ इसकी जिस्मानी जरूरतों और इसकी फितरी तकाज़ों की तकमील होती थी। बानो इब्तिदा थी, राबिया इंतहा। इसकी हयात के लिए दोनों ही लाजमी थी। सोच के पहलू ने इसके बेकुल और बेचैन जहन को बहुत हद तक तस्कीन दी। इंसान इब्तिदा से इंतहा की तरफ ही जाता है। इसने भी राबिया की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। खाना तैयार हो गया साहब जी, बरकत ने दरवाजे में खड़े होकर हसन से कहा। वो अभी तक तकिए में मुंह दिए पड़ा था, पुराने बंधनों के टूट जाने का शायद मातम कर रहा था। बानो की रूह की चीखें सुनाई दे रही थी, कहानियां सुहानी यादें जहन में बिखर गई थी। इसके बावजूद उसने राबिया से दिल लगाने की हार मान ली थी। साहब जी, बरकत ने इसे सोता समझकर करीब आकर पुकारा। खाने तैयार है जी, मुझे भूख नहीं है। साहब जी, बीबी जी ने भी इनकार कर दिया, आप भी नहीं खा रहे। खाना खामखा ही पकाया था मैंने। हसन ने आहिस्ता से तकिया सर उठाया। इसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। छोटी बीबी से आप ही कह दीजिए। सुबह उन्होंने नाश्ता भी अच्छी तरह नहीं किया। कहाँ है वो? अपने कमरे में। एक बार फिर पूछ लो। 2 बार जा चुकी हूँ साहब जी। अब गई तो शायद गुस्से होंगी। तुम खाना लगाओ। अच्छा जी, जल्दी आइए, मुझे सर्दी तो बहुत है, खाना निकालते निकालते ही जम जाता है। तुम जाओ, हसन ने जोर से कहा। बरकत डर गई। अच्छा जी कहते हुए पलट गई। अब इतने बरसों की नौकरी में गालिबन ये पहली बार थी जो हसन इससे इस दरस्तगी से पेश आया था। राबिया ने खाने से इनकार कर दिया था। हसन इसकी वजह जानता था। इसे ये भी एहसास था कि राबिया इसके कमरे में जाने के बाद जरूर रोती रही होगी। गले में फंदा तो यहीं पड़ गया था, लेकिन आंखों की नमी इससे मस्तूर ना रही थी। इसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सोचते सोचते वो कमरे से निकला। जैसे बेखबरी के आलम में राबिया के कमरे में जा पहुंचा। राबिया कुर्सी पर बैठी सिलाइयां बन रही थी।
दरवाजे की तरफ इसकी पुश थी, करीबी मेज पर मुख्तलिफ वसाइल पड़े थे, सामने दीवार के साथ इसका और अम्मी का पलंग था जिस पर सफाई से बेड कवर डाले गए थे। हसन चंद लम्हे दरवाजे पर रुका, लेकिन उठते कदमों को रोक लेने की इसमें सकत ना रही थी। धीरे धीरे कदम उठाता वो राबिया की पुश्त पर आ खड़ा हुआ। गहरे नीले सूट में इसका पसर मुर्दगी की कहर में लिपटा खूबसूरत चेहरा बड़ा हसीन लग रहा था। राबिया इसकी भारी आवाज गूंजी। राबिया ने चौंक कर गर्दन मोड़ी, हसन को देखा, मुताज्जब हुई, जुबान से तो कुछ नहीं बोली। अब इसके हाथों की तेज हरकत इसके जहन की इंतशार को खामाज बन गई। राबिया, एक बार फिर इस बोझल आवाज ने राबिया की मन में हलचल मचा दी, लेकिन इसने जल्दी अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया। मूंगे की इस चट्टान को जो मचलते पानियों में बेइज्जती का मुजाहरा कर रही थी, इसने अपने अना के शोर सर मौजों को पाश पाश करने का तहिया कर लिया। खाना तैयार है, आइए खा ले। हसन कोट पीछे हटाते हुए पतलून की जेब में हाथ डालते हुए मेज की तरफ जाते हुए बोला। हसन ने आवाज में शुगुफ्तगी पैदा करते हुए कहा, जरूरी तो नहीं। राबिया का लहजा कड़वा था। अगर मैं जिद करूं कि जरूरी है। हसन की आवाज मुस्कुराई। राबिया ने महसूस किया कि हसन इससे बेतकल्लुफ होके इस सर्द महरी का इजाला करना चाहता है जो अब तक इससे बरत रहा था। मूंगे की चट्टान पिघल रही थी। खुशी इसकी जात की झील में चश्मे की तरह फूटने लगी। फिर भी इसने अपने रवैये और आवाज में खिंचाव और तनाव को गालिब रखा। राबिया। हसन ने इससे कोई जवाब न पाकर इसके दाएं हाथ आकर फिर पुकारा। जी। राबिया ने जुर्रत से जवाब दिया। सिलाइयां अब भी तेजी से बुन जा रही थी। हसन ने दोबारा खाने के लिए इसरार किया। राबिया ने नफी में सर हिलाते रही। बेजारी का इजहार भी किया, सर्द मैरी का भी। ये भूख हड़ताल किस खुशी में? बड़े लगाव से बोला। बेजारी और सर्द मैरी को नजरअंदाज किया। एहतजाजन राबिया के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हसन के लबों पर भी मुस्कुराहट भी कर गई। कदरे झुकते हुए आहिस्तगी से बोला, एहतजाज तो किसी नारवा ज्यादती के खिलाफ किया जाता है। बिल्कुल, बेधड़क सा जवाब मिला। हसन शय पाकर फिर मुस्कुराया। इसके ऐन सामने आते हुए मसूस सी आवाज में बोला, पूछ सकता हूँ आप पर क्या ज्यादती हुई है? राबिया की झुकी झुकी नजरें इसके चमकते होठों पर पड़ी। फिर होले होले ये नजरें इसके ऊंचे लांबे कद पर उठ गई और इसके खूबसूरत चेहरे पर आकर रुक गई। इन नजरों ने जिस कातिलाना अंदाज में शिकायत की, हसन का दम रुकने लगा। लेकिन आज इसने राबिया से नजरें चुराई नहीं। वो बड़ी जुर्रतमंदी से, बड़ी बेबाकी से इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दिया। राबिया ने घबराकर सर झुका लिया। हसन आगे बढ़ा। ऐन इसी वक्त ताजा खाने की याद दहानी के लिए ना आ जाती तो शायद वो सरसी जंग जो दोनों के दरमियान इतने दिनों से जारी थी, किसी अटल नतीजे पर पहुंच जाती। शाम तक हसन समंदर की उबलती लहरों की तरह कई बार राबिया की तरफ बढ़ा, लेकिन राबिया ने बेरुखी के मुजाहरे से हर बार इन लहरों को बखैर आसूद लौटा दिया। गोया वो खुद सूखा साहिल था। राबिया इन लहरों को जज्ब कर लेना चाहती थी, लेकिन हसन को सताकर वो अपने मन की तस्कीन चाहती थी। वो रात दिसंबर की सरतरीन रात थी। शाम तक जनूबी हवाओं के झक्कड़ चलते रहे थे। कुछ बदलियां भी सीना चरह पर परेशान थी। नासिर, राशिद दिन भर की आवारा गर्दी के बाद बिस्तरों पर लेटे ही नींद की आगोश में पहुंच गए। अम्मा भी सो चुकी थी और सुल्ताना भी। राबिया को दिन भर की कार्रवाई सुनाते सुनाते खराटे भरने लगी थी। राबिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज हसन से इसकी झड़प हुई थी। इसका रद्द अमल सुहाना था। हसन का रवैया एकदम बदल गया था। मुहब्बत के इजहार की वो दानिस्ता कोशिश कर रहा था। ये इसकी झड़प का नतीजा था या हसन अपने ही नेहा जज्बों से मजबूर होकर इसकी जानिब बढ़ने लगा? जो जो वो सोचती गई, इस पर घबराहट मुसल्लत होती गई। बिस्तर में इसने कभी दाएं करवट ली, कभी बाएं, करार ना आया। वह हैरान थी अपने आप पर, इतनी जल्दी वो इस तरह से टूट कर जाने लगी थी। घबराहट बढ़ती गई। इसका दम कमरे की फजा में घुटने लगा। रजाई अलग फेंक कर इसने शाल ओढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। हसन के कमरे की बत्ती बंद थी। वो गालिबन गहरी नींद सो रहा था। इसे गुस्सा भी आया। वो तो नींद से कोसों दूर थी और ये बेदर्दी गहरी नींद के मजे ले रहे थे। कड़ती उलझती वो आगे बढ़ गई। सहन में किसी की कदमों की आवाज ने इसे चौंका दिया। वो चीखनों पे थी। अंधेरे में कोई साया इधर आया था। हाथ में पकड़ा सिगरेट अंधेरे में खूनी आंख की तरह चमक रहा था। वो डर गई, लेकिन इसकी चीखने और लौट जाने से पहले ही हसन इसके करीब आ गया। कौन? इसने बत्ती जला दी।
رابعہ کو دیکھ کر وہ حیران سا ہوا۔ آپ اس وقت یہاں؟ اس نے کالی شال میں لپٹے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ جی میں، وہ کچھ گھبرا گئی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ حسن کی آنکھوں میں شوخی آ گئی۔ میں وہاں سے کتاب لینے جا رہی تھی۔ اس نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت کتاب؟ 12 بج رہے ہیں۔ حسن نے پھر حیرانگی سے کہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی؟ رابعہ کے منہ سے بڑا معصوم سے جواب نکلا۔ ضمیر کی چبھن سونے نہیں دیتی ہوگی۔ حسن نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ جی؟ وہ گھبرا گئی۔ آئیے اندر چلیں، باہر بڑی سردی ہے۔ حسن کی اس ادا سے محفوظ ہو کر بولا۔ رابعہ اس وقت تک تنک نہیں رہی تھی، بڑی لجاجت اور حلیمی سے پیش آ رہی تھی۔ حسن نے بتی بجھا کر قدم جانے کو اٹھایا۔ رابعہ کا دل دہل سا گیا۔ حسن کے ساتھ ساتھ چلتے سے کچھ خوف سا آنے لگا۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کمرے تک پہنچنا چاہا۔ حسن بھی اس کے برابر آ گیا۔ اپنے کمرے کے اندر جانے کو وہ مڑی، لیکن حسن نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف اس طرح کھینچا وہ بے سہارا ستون کی طرح اس کے کندھے سے آ لگی۔ بجلیاں سے لپکیں، دونوں مدہوش ہو گئے۔ رابعہ میں تو قدم اٹھانے کی سکت بھی نہ رہی۔ حسن اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس نے بتی جلا دی۔ رابعہ پر گھبراہٹ مسلط تھی۔ اس نے اپنا کمبل اس پر ڈال دیا۔ وہ بڑا پر اعتماد اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے، جذبات بہک رہے تھے۔ خاموشی دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے لے پر رقصہ تھی۔ وہ نغمہ تھا محبت کا، عشق کا، پیار کا۔ حسن کی نظریں بار بار رابعہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سگریٹ کے اطمینان بخش کش لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ، اس کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ رابعہ نے سر جھکا لیا۔ اس کے لبوں پر حیات افروز تبسم تھا۔ رابعہ، حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رابعہ کسمسائی۔ رابعہ، حسن نے اس کا ہاتھ شدت جذبات سے دبا دیا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں، رابعہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ایک ایک کام پر تمہاری ضرورت ہے، مجھے سہارا دے دو، مجھے تھام لو، مجھے اپنا لو۔ رابعہ کی اٹھتی جھکتی نگاہیں پورے خلوص سے اس پیغام کو قبول کر رہی تھیں۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ حسن کے مضبوط ہاتھ میں تھا، مضبوط ہاتھ جو جذبات کی حدت سے تپ رہا تھا۔